ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो अब भयानक मोड़ पर है और इस समय जब बात कर रहा हूं तो ईरान की जो मिसाइल है उसकी बारिश हो रही है इजराइल पर। और सोचिए मात्र 35 दिनों में इजराइल जो है वो दुनिया के सामने अब रो रहा है, कह रहा है कि ईरान गलत कर रहा है। ईरान हमारे रिहायशी इलाकों पर बम गिरा रहा है। ईरान हमारी जनता पर बम और मिसाइल गिरा रहा है। अभी तक तो सोचिए ईरान ने युद्ध के सारे नियमों को माना है। वो स्कूल अस्पताल पर बम नहीं गिरा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उन अड्डों को ढूंढ रहा है जहां उसके फौज के अधिकारी जमे हुए हैं। ये वो इजराइल अब दुनिया से गुहार लगा रहा है, जो वो इजराइल गिरा रहा है जिसने फिलिस्तीन में लोगों को मलबे में कब्र में तब्दील कर दिया। पूरे फिलिस्तीन को कब्र बना दिया। फिलिस्तीन के बूढ़े बच्चे मासूम किसी को नहीं बख्शा, सबको कब्र में तब्दील कर दिया। ये वो इजराइल रो रहा है। और कितने दिन हुए सोचिए, तो कर्मा सबके लौट के आते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसको पता था कि इजराइल का पाला ईरान से पड़ेगा और ईरान 35 दिनों में ही उसके चिथरे चिथरे उड़ा देगा। तो इजराइल की जो हालत है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस फिलिस्तीन को उसने मलबे में तब्दील कर दिया था वहां पर हमास फिर से खड़ा हो गया है और हमास लगातार इजराइल के जो सैनिक हैं उन पर हमला कर रहा है। उनके मर्केबा टैंक को कागज की तरह उड़ा रहा है, कागज के पन्नों की तरह फाड़ के फेंक रहा है। फिलिस्तीन में लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला हमला कर रहे हैं, हमास हमला कर रहा है और साथ ही यमन के लड़ाके जो हूती हैं वो हमला कर रहा है। इराक का जो लड़ाका है मिलिशिया इराकी, वो भी अब ईरान के साथ इस युद्ध में हो गया है। तो सिर्फ 35 दिनों में ही इजराइल जो है वो बैकफुट पर है और पूरी दुनिया को कह रहा है कि हमें बचा लीजिए। खासकर इजराइल की स्थिति और खराब हो रही है कि लगभग 50 लाख लोग बंकर में रहने को मजबूर है और बंकर में न खाना है, न पानी है, लाशें हैं, बदबू है। और सोचिए बंकर की जिंदगी कैसी होगी। और ये सब क्यों है? क्योंकि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना था। पहले उसने फिलिस्तीन पर हमला किया। फिलिस्तीन के पास आर्मी नहीं थी, नेवी नहीं था, एयरफोर्स नहीं था, किसानों का देश था। उस पर कब्जा कर लिया, उसको बमबारी कर दिया। अभी कब्जा तो नहीं कर पाया है लेकिन उसके लोगों को मार जरूर दिया। उसके बाद उसने लेबनान पर बम फोड़ा। उसे लग रहा था कि सब कुछ मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। मेरे पास F-16, F-15, F-35 जैसे फाइटर प्लेन का बेरा है, सैकड़ों फाइटर प्लेन है। हम जिस देश को चाहे उस देश को तबाह कर सकते हैं। ये उसको घमंड था। उसके बाद उसका मन बढ़ा हुआ था। पहले फिलिस्तीन पर मलबे में तब्दील किया, फिर लेबनान पर हमला किया, बीच में यमन पर भी हमला करता रहता था। उसका मन इतना बढ़ गया कि उसको लगा कि अब ईरान पर भी हमला कर दे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। बस वहीं से गलती हो गई और ईरान ने नस पकड़ लिया। सोचिए ईरान 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था और वो अंदर ही अंदर मिसाइलों का अंबार खड़ा कर रहा था। और अब जब अमेरिका इस युद्ध से भाग गया है, हट गया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बंदा है ईरान का जो समझौते के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा था। इजराइल ने उसको भी मारने की कोशिश की। सोचिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई घटियापन का सबूत पेश कर रहा है तो वो इजराइल कर रहा है। इजराइल ठीक वही कर रहा है जो कभी उसके यहूदियों के साथ हिटलर ने किया था। गैस चेंबर में फिकवा देना, मारना। हिटलर मानता था कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी मेकर है, ये लोग अच्छे नागरिक नहीं हैं। तब उस समय दुनिया ने यहूदियों का साथ दिया। लेकिन वही लोग, वही इजरायली यहूदी जो हैं वो अब कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के लोगों को फांसी दे देंगे। इजराइल यहूदी प्रभाव वाला देश है और अब पूरी दुनिया इजराइल के लोगों को टारगेट कर रही है और यहूदी समाज जो है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। सोचिए इजराइल की वजह से, बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ही एप्स्टीन फाइल बनवाया। एप्स्टीन जो था वो कहा जा रहा है कि इजरायली मोसाद का एजेंट था और उसने जानबूझकर कैमरा लगाकर एप्स्टीन दुनिया भर के बिजनेसमैन नेताओं के वीडियो बनाए ताकि उस वीडियो का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जा सके। इस युद्ध के समय को जोड़िए, ये युद्ध कब शुरू हुआ? जब एप्स्टीन फाइल लीक हुई। अमेरिका की सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि हम एप्स्टीन फाइल को लीक करेंगे और जब उसमें नेताओं के नाम आने सामने लगे
डोनाल्ड ट्रंप के नाम आने लगे, बिल गेट्स के नाम आने लगे, तमाम लोगों के जब नाम आने लगे तब इजराइल को लगा कि यही समय है, और उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया ट्रंप को, और ट्रंप को कहा कि अब हमला करो ईरान पर, क्योंकि ईरान एकमात्र खाड़ी में ऐसा देश था जो इजराइल के आड़े आ रहा था। अगर ईरान पर कब्जा हो जाता तो इजराइल पूरे खाड़ी देशों पर कब्जा करता। पहले उसने फिलिस्तीन पर बम गिराया, फिर लेबनान पर बम गिराया, उसके बाद ईरान पर बम गिराता, फिर तुर्की की बारी आती, फिर सऊदी अरब की भी बारी आती, क्योंकि उसका सपना था कि पूरे खाड़ी देश में जो तेल और गैस है उस पर कब्जा कर लेना है अमेरिका की मदद से। सोचिए कितनी भयानक प्लानिंग थी इजराइल की। हथियारों, पहले उसने हथियार बनाए, अमेरिका के हथियारों की दलाली की, और उसकी कोशिश थी इजराइल की कि अमेरिका की मदद से खाड़ी देशों पर धीरे धीरे कब्जा कर लेना है और मुस्लिम को भगा देना है, मुसलमानों को भगा देना है खाड़ी देशों से, या उसे गुलाम बना लेना है और सारे तेल पर कब्जा कर लेना है। ये उसकी कोशिश थी। इसमें वो कुछ कामयाब भी हुआ। फिलिस्तीन पर उसने बमबारी की, लेबनान पर बमबारी की, यमन पर बमबारी की। अमेरिका ने इराक पर कब्जा कर लिया, सीरिया पर कब्जा कर लिया, अपने पपेट बैठा दिए। खाड़ी देश में कतर, जॉर्डन, सीरिया, उसके बाद ओमान, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब उसके पिट्ठू थे। कुछ हद तक वो सफल भी था, लेकिन एक ईरान आड़े आ रहा था और ईरान कह रहा था कि हम अपनी शर्तों पर जिएंगे, हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। 45 साल से वो तेल नहीं बेच सकता था, हथियार नहीं बना सकता था, लेकिन खामनेई ने धीरे धीरे ही सही 45 साल में ईरान को उस स्थिति में ला दिया जहां से वो पीछे नहीं जा सकता था। और अब स्थिति है कि सिर्फ 35 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल को नक्शे से गायब कर दिया। उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। कल तक जो इजराइल ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा था, वो अब जान की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लाचार है, बेबस है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। सोचिए, तो सिर्फ 35 दिनों में दुनिया की ज्योग्राफी बदल गई है। तो इजराइल के मंसूबे पर पानी फिर गया। वो अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका, सोचिए इस खबर में खबर आ रही कि F-35 40 फाइटर प्लेन अब तक गिर चुके हैं, जेट। याद है डोनाल्ड ट्रंप कहता था ऑपरेशन सिंदूर में 14 जेट गिरे, तो कभी 9 जेट गिरे, हमने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। 40 जेट गिरने की खबरें सामने आ रही है, F-35, और इसलिए अमेरिका युद्ध से पीछे हट गया। ठीक कहा है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कि तुमने हमारी इमारतें तोड़ी है, तुमने हमारे पुल ढाए हैं, लेकिन हमने तुम्हारी साख ढा दिया है। दुनिया में अब अमेरिकी हथियारों की कोई पूछ नहीं है, और पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ हो गया है, पूरा लैटिन अमेरिकी देश अमेरिका के खिलाफ हो गया है। ईरान ने अब स्पेन और फ्रांस के जहाज को हुर्मुज स्ट्रीट से निकलने की परमिशन दे दी है। 7 साल बाद ईरान से अब भारत भी तेल खरीदना शुरू कर चुका है। ये है ईरान की ताकत, और इस तरह की ईरान ने वापसी की है, और पूरी दुनिया हैरान है ईरान की ताकत से। तो मात्र 35 दिनों में ही अमेरिका और इजराइल की बादशाहत खत्म हो गई है, और ईरान एक दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा है, जिस पर अब कोई हमला करने की हिमाकत तो नहीं करेगा। और अमेरिका का साथ सबने छोड़ दिया है। फ्रांस ने तो कहा है कि हमने लीबिया पर हमला किया, हमने इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, हमें क्या मिला? क्या वहां शांति आ गई? क्या वहां अच्छी हो गई सब चीजें? ये सिर्फ अमेरिका तेल पर कब्जा करना चाहता है। तो अमेरिका की यह हालत हो गई है कि अमेरिका के खाड़ी देशों से विदाई हो गई है, उसके हथियारों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और अब अमेरिका की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैक्सिको, ब्राजील पहले से उसकी नहीं सुनते थे। क्यूबा पर उसका कब्जा करने का सपना रह गया। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सपना रह गया। और दुनिया का सबसे बदनाम राष्ट्रपति कोई अगर साबित हो रहा है अमेरिका का, तो वो डोनाल्ड ट्रंप। लोग तो उसे सनकी कह रहे हैं, लेकिन सोचिए इस सनकी ने पूरी दुनिया को गैस और तेल की किल्लत में डाल दिया। पहले भाई ईरान पर हमला नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो ये हुर्मुज स्ट्रीट को बंद किया ईरान ने, उसके बाद गैस और तेल की किल्लत हुई। तो अगर ईरान पर हमला नहीं होता तो हुर्मुज स्ट्रीट नहीं बंद होता। कोई नहीं कह सकता ईरान को कि हुर्मुज स्ट्रीट खोल दो। जब उस पर हमला हो रहा है और उस पर कब्जा करने की कोशिश है तो अपनी सुरक्षा करेगा।
लेकिन ईरान ने कहा है कि जिन देशों ने अमेरिका और इजराइल की मदद नहीं की है उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उन देशों से प्रॉब्लम है जो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं। तो फ्रांस और स्पेन को तेल जाना शुरू हो चुका है। इन दोनों देशों ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोला है और अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दिया। लेकिन सवाल है कि अमेरिका और इजराइल का क्या होगा। खाड़ी देशों से भी अब अमेरिका तेल नहीं जा सकता है और न इजराइल आ सकता है। तो बिल्कुल अमेरिका, ईरान ने नाकेबंदी कर दी है, इसी को घेराबंदी बोलते हैं। ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, ईरान पर से सारी प्रतिबंध हट गए। ईरान अब दुगना तेल का उत्पादन करेगा, फिर से वो खड़ा हो जाएगा। फिलिस्तीन भी आजाद हो गया, लेबनान भी आजाद हो गया, सीरिया भी आजाद हो गया, इराक भी आजाद हो गया और सारे खाड़ी देश अमेरिका के गिरफ्त से बाहर निकल गए। नुकसान अमेरिका का हुआ है कि अब डॉलर की कोई औकात नहीं रह गई। अब दुनिया में कोई भी देश डॉलर में अब बिजनेस नहीं करेगा। तो 35 दिनों में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है और इजराइल घुटने पर है। कल तक जो इजराइल दुनिया को सबसे बड़ा बहादुर कह रहा था, वो अपने ही लोगों के जान बचाने में नाकामयाब है। सोचिए किस तरह का दुनिया ने पलटा मारा है। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने अमेरिका की बादशाहत को खत्म होते हुए देख रहे हैं। अमेरिका में सैनिकों में विद्रोह हो चुका है। 3 बड़े जनरल को बर्खास्त किया गया क्योंकि उसने युद्ध में जाने से मना कर दिया था। ईरान ने पूरी दुनिया की ज्योग्राफी को बदल दिया है और पूरी दुनिया में अब 50 साल तक कोई युद्ध तो नहीं होगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस युद्ध की वो कीमत दुनिया चुका रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं चुकाना पड़ा था। सिर्फ 35 दिनों के युद्ध में दुनिया की सांसें रुक गई है, चक्का रुक गया है, गैस तेल की किल्लत है। और इस सब के लिए जिम्मेदार है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। और इन दोनों देशों के साथ जो लोग थोड़ा बहुत संबंध अच्छे रख रहे थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ी। लेकिन चलिए, देर सवेर ही सही, ईरान ने कहा है कि हम दुनिया में सिर्फ इजराइल और अमेरिका का रास्ता रोक रहे हैं, बाकी दुनिया के किसी देश से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।